सर ऑर्थोमेटा और ऑर्थोफेनॉल, पैराफेनॉल और मेटाफेनॉल का स्ट्रक्चर देखा था और उसकी एसिडिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम लोगों ने रिलेटिव एसिडिटी की स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करने के तरीके देखे थे। नेक्स्ट वन इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। रिलेटिव एसिडिटी की स्ट्रेंथ चेक करने के तरीके हमने देखे थे। नाउ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के तरीके। अमोनिया इस बेस बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर किसी को दे सकती है, चाहे वो H+ आयन हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो। तो अमोनिया एक्ट्स एज अ लुईस बेस, लोन पेयर देती है, और ब्राउनस्टेड बेस बिकॉज H+ आयन लेती है। ठीक है, बट अमोनिया का जो बेसिक कैरेक्टर आता है वो उसके लोन पेयर के कारण आता है। अगर अमोनिया के इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कोई ग्रुप हटा देता है तो भी लोन पेयर तो रहता है नाइट्रोजन पर। तो अमोनिया बेसिक नेचर की होती है, ये कंपाउंड भी बेसिक नेचर का होगा। अगर नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप हटा देता है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन कोई ग्रुप हटा देता है देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी अमीन। तो वी कैन से दैट द एल्काइल डेरिवेटिव of ammonia are called amines। अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव अमीन कहलाते हैं। मोनो एल्काइल डेरिवेटिव प्राइमरी अमीन है, डाई एल्काइल डेरिवेटिव सेकेंडरी अमीन है, ट्राई एल्काइल डेरिवेटिव टर्शियरी अमीन है। तो अमोनिया और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन ये सब बेसिक नेचर के रहेंगे बिकॉज लोन पेयर स्टिल नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है अभी भी। द क्वेश्चन इज कि ये इक्वल बेसिक रहेंगे या इनका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा कुछ। हमें इनका रिलेटिव बेसिसिटी चेक करना है। तो इनका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा कौन वीक बेस होगा, हमको इनकी बेसिसिटी चेक करना है। तो बेसिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करें, इनकी बेसिसिटी चेक करने के लिए क्या कोई तरीका यूज किया जा सकता है? सर इंडक्टिव डिफरेंस अगर देखा जाए एल्काइल ग्रुप के कारण। अगर हम एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो चूंकि एल्किल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर जितना यहाँ होता है, हाइड्रोजन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देते हैं, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर जितना होता है उसके कंपेरिजन में इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी बिकॉज एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, और एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण इस नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा अमोनिया से या वीकर बेस रहेगा? सर वीकर। स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा क्योंकि बेस होना मतलब लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखना, और इस पर अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर सेकेंडरी अमीन में 2 एल्किल ग्रुप, टर्शियरी अमीन में 3 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन की तरफ अपना इंडक्टिव इफेक्ट भेज रहे हैं, जिससे इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ये सबसे इजीली किसी को अपने लोन पेयर दे पाएगा एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर द बेस, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अमीन्स की बेसिसिटी
टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया, इस ऑर्डर में रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? अमीन्स की जो बेसिसिटी रहेगी, मतलब अपना लोन पेयर देने की एबिलिटी, वो इस ऑर्डर में रहेगी। ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी टर्शरी अमीन के नाइट्रोजन पर होगी, क्योंकि उसको 3 एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। मगर अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर होना ये चाहिए टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया। अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर होना ये चाहिए था, मगर ये होता नहीं है। अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन अमोनिया होता है। अमीन्स का एक्सपेरिमेंटली फाइंड ऑर्डर सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन अमोनिया होता है। अच्छा, ये ऑर्डर इसका अपोजिट भी नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि इंडक्टिव इफेक्ट का कोई अपोजिट इफेक्ट काम कर रहा होगा। ये रैंडम ऑर्डर दिख रहा है, मगर फिर भी ये जो तीनों अमीन है वो अमोनिया से तो ज्यादा ही बेसिक है। इट इंडिकेट्स कि इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करता है, लेकिन पूरी तरह से ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट वाला काम नहीं करता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में कोई और ऑर्डर, कोई और फैक्टर भी काम करता है जो अमीन्स की बेसिसिटी को चेंज करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ दूसरा इफेक्ट दिया जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। नो, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोलता है? अमोनिया, प्राइमरी अमीन, ये सब पिरामिडल स्ट्रक्चर के रहेंगे। सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। अगर हम इसमें देखें तो एक नाइट्रोजन एटम है, उसके आसपास 3 छोटे छोटे से हाइड्रोजन एटम है और यहाँ लोन पेयर है। तो H+ आयन को यहाँ जाके लगना इजी रहेगा। लेकिन प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एक बल्कियर एल्किल ग्रुप है। तो जब H+ आयन इस लोन पेयर पे लगने आएगा तो ये बल्कियर ग्रुप उसको यहाँ पर आने से रोकेगा। तो ज्यादा H+ आयन लेने की टेंडेंसी किसकी होगी? H+ आयन लेने की ज्यादा इजीनेस या ज्यादा टेंडेंसी किसकी हो जाएगी? सर अमोनिया। अमोनिया की, क्योंकि यहाँ इसको इन ग्रुप से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रहा है। इसको एक R ग्रुप से स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है, इसको 2 R ग्रुप से स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। ये छोटा सा हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर H आना तो इन दोनों R ग्रुप से प्रॉब्लम आएगी। और टर्शरी अमीन में H+ आयन का आना, तीनों तरफ से बल्कियर एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर H+ आयन सबसे डिफिकल्ट होगा इन एल्किल ग्रुप के स्टेरिक इफेक्ट के कारण। तो भले ही यहाँ पर अवेलेबिलिटी इन एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण ज्यादा है, मगर यही एल्किल ग्रुप उस लोन पेयर को सराउंड कर लिए हैं, H+ आयन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से H+ आयन लेने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए, और H+ आयन लेने की टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर NH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से H+ आयन लेने की टेंडेंसी, मतलब बेसिसिटी, NH3 की ज्यादा होनी चाहिए, देन प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शरी अमीन। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से जो अमीन्स का बेसिसिटी का ऑर्डर आता है, उसका अपोजिट ऑर्डर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण आएगा। क्लियर है ये? एक और फैक्टर होता है जो यहां पर काम करता है, एंड दैट इज कॉल्ड
हाइड्रेशन इफेक्ट। अमीन्स का ये जो बेसिसिटी ऑर्डर हम देख रहे हैं ये एक्वस मीडियम में होता है, मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। तो अमोनिया ने एक H+ आयन लिया, इस अमोनिया ने एक H+ आयन लिया और अमोनियम आयन बनाया, मीडियम एक्वस है। प्राइमरी अमीन ने एक H+ आयन लिया और एक अमोनियम आयन बनाया, सेकेंडरी अमीन ने एक H+ आयन लिया और एक अमोनियम आयन बनाया। टर्शरी अमीन ने एक H+ आयन लिया और एक अमोनियम आयन बनाया। तो प्राइमरी अमीन ने जो एक H+ आयन बनाया लिया और अमोनियम आयन बनाया, ये अमोनियम आयन कैटायन है और मीडियम में सॉल्वेंट वाटर है। तो ये अमोनियम आयन वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये अमोनियम आयन वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। तो वाटर इसके तरफ आएगा अपने H+ वाले एंड से कि अपने OH- वाले एंड से? OH- वाले में। नहीं, ये बताओ कि ये अमोनियम आयन मीडियम में वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो ये कौन से फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा? ये अमोनियम आयन जब मीडियम में रहेगा, एक्वस मीडियम में, तो ये वाटर से कौन से फोर्स? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकने लायक हाइड्रोजन है ये चारों। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये चारों अमोनियम आयन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये चारों अमोनियम आयन वाटर के साथ सेम टेंडेंसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे या कम ज्यादा टेंडेंसी से करेंगे? ये चारों अमोनियम आयन वाटर से सेम टेंडेंसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे? कम ज्यादा। ज्यादा कौन करेगा? सर ज्यादा NH3 करेगा। ज्यादा ये वाला करेगा, क्योंकि इसके पास 4 हाइड्रोजन है वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने को। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर से, ये 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास 3 ही हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने को। ये पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये पर मॉलिक्यूल केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही H+ आयन लिया जाता है और अमोनियम आयन बन जाता है, ये अमोनियम आयन मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर NH3। NH3 का अमोनियम आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और NH3 का अमोनियम आयन, NH3 स्टेबल नहीं होगा, NH3 का अमोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो H+ आयन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा रहेगी? सर NR3 की। अरे H+ आयन लेने के बाद जो आयन बन रहा है वो अच्छा स्टेबल नहीं रह रहा है, तो ये H+ नहीं लेगा। H+ लेने के बाद, इसीलिए तो मैंने कहा था NH3 नहीं, NH3 का अमोनियम आयन, मतलब H+ आयन लेने के बाद जो आयन बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, तो वो जल्दी H+ लेके बनना चाहेगा। अगर A B से रिएक्ट करके C बनाता है और C अगर ज्यादा स्टेबल रहता है, तो A की B से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी। तो इसका जो अमोनियम आयन है वो स्टेबल है, तो इसकी H+ लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। इसका अमोनियम आयन उतना स्टेबल नहीं है, तो इसकी H+ आयन लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। मतलब हाइड्रेशन इफेक्ट के कारण बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए?
NH3 सबसे ज्यादा होना चाहिए NH3 सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका H+ आयन लेने के बाद ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो रहा है। अमोनिया का H+ आयन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो जब H+ आयन लेकर अमोनियम आयन बनाता है तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है और हेंस ये आयन ज्यादा स्टेबल रहता है, तो ये जल्दी H+ आयन लेकर ये बना देगा। तो एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट इस ऑर्डर को प्रमोट करता है, लेकिन इस ऑर्डर को अपोज करते हैं ये दोनों इफेक्ट। अच्छा, ये तीनों इफेक्ट एक साथ मिल के काम करते हैं, मतलब ये आर ग्रुप तो लगे ही हुए हैं, तो जब हाइड्रेशन हो रहा है तब भी तो आर ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट अकेला काम कर रहा है, जब ये इफेक्ट काम कर रहा है तब ये और ये दोनों इफेक्ट साथ में काम कर रहे हैं। ये तीनों इफेक्ट कंबाइन रूप से जब काम करते हैं तो अमोनिया की बेसिसिटी ज्यादा क्यों नहीं हो पाती है? ये दोनों तो फेवर कर रहे हैं लेकिन ये फेवर नहीं कर रहा है। और टर्शरी अमीन की बेसिसिटी ज्यादा क्यों नहीं हो पाती है? उसके पास 3 एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट तो है, लेकिन उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और हाइड्रेशन भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी अमीन की एवरेज वैल्यू बढ़ जाती है। सेकेंडरी अमीन में 2 एल्किल ग्रुप का प्लस आई है, प्लस एक तरफ H लगा है तो इधर से H+ आ सकता है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी रहे हैं ठीक ठाक। तो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है कि सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है। इनका कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है। कोई डाउट है इसमें किसी को? और अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर ये रहता है। तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर प्योर ये नहीं रहता है क्योंकि ये दोनों फैक्टर उसको अपोज करते हैं, और अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर प्योर ये नहीं रहता है क्योंकि ये फैक्टर उसको अपोज करता है। सेकेंडरी अमीन के पास 2 एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहे हैं। रिलेटिवली नाइट्रोजन के पास 2 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप तो लगे हैं मगर एक छोटा सा हाइड्रोजन है, तो H+ का इधर से आना इजी है, तो ये लोन पेयर की तरफ वो आ भी सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर ये 3 इफेक्ट्स से गवर्न होता है। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट इनमें से एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। जब अमीन्स में एल्किल ग्रुप CH3 होता है तब अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर ये होता है जो भी मैंने बताया। लेकिन अगर अमीन्स में एल्किल ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे C2H5, चूंकि इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है तो टर्शियरी अमीन प्राइमरी के आगे आ जाता है। दिस इंडिकेट्स कि इंडक्टिव इफेक्ट एक प्रोमिनेंट इफेक्ट है जो बेसिसिटी को अफेक्ट अच्छे से करता है, और अगर C2H5 से भी और बड़े ग्रुप रहे तब तो फिर टर्शियरी अमीन ही आगे रहेगा। मतलब अगर एल्किल ग्रुप C2H5 से भी बड़ा है, जैसे प्रोपाइल ग्रुप या और बड़े ग्रुप, तब अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से ही गवर्न होता है। दिस इंडिकेट्स कि प्रोमिनेंट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट था। फॉर द लोअर एल्किल ग्रुप ये दोनों फैक्टर अपना इफेक्ट देते हैं, बट बड़े एल्किल ग्रुप के लिए ये फैक्टर्स अपना इफेक्ट नहीं देते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट तीनों से गवर्न होता है, लेकिन प्रोमिनेंट इफेक्ट इन तीनों में इंडक्टिव इफेक्ट रहता है। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर सेम
प्रमोट करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट के कारण अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर एक जैसा आता है। तो अभी तो हमने देखा कि इन तीनों इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट में ज्यादा प्रोमिनेंट कौन होता होगा? सर हाइड्रेशन इफेक्ट। ये आप कैसे कह सकते हो? सर क्योंकि वो चार्ज प्रोवाइड करा रहा है। नहीं, मैं एक हिंट देता हूं, फिर बताना कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट में से ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा इफेक्ट होता है, उसके लिए हिंट ये है, इन द नॉन एक्वस मीडियम फॉर ऑल अमीन्स, चाहे उनका एल्किल ग्रुप छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो, ऑर्डर टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया होता है। अगर नॉन एक्वस मीडियम में अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर लिया जाए तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर सभी अमीन्स के लिए ऐसा आता है। अब बताइए कि स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट में से ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट कौन सा था? सर स्टेरिक हिंड्रेंस। सर हाइड्रेशन इफेक्ट। क्यों? जब नॉन एक्वस मीडियम में अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर लिया जाता है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही गवर्न होता है। मतलब जब आपने नॉन एक्वस मीडियम लिया तो इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट खत्म हो जाएगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इफेक्ट जैसे ही खत्म हुआ, बेसिसिटी ऑर्डर इससे चलने लगा, जबकि ये इफेक्ट तब भी था, मगर बेसिसिटी ऑर्डर इससे चलने लगा, मतलब ये इफेक्ट उतना डोमिनेंट नहीं था। ये इफेक्ट उतना ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट नहीं था कि ये इसको अपोज कर पाता, मतलब इसको अपोज कर रखा था इसने। हेंस स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट में हाइड्रेशन इफेक्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट था। आपने सॉल्वेंट चेंज करके जैसे ही उस इफेक्ट को खत्म किया, बेसिसिटी ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से चलने लगा, जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात तो तब भी थी, वो कुछ कर नहीं पा रहा था उस समय। बात समझ रहे हैं? तो हाइड्रेशन इफेक्ट सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है, जो बेसिसिटी को गवर्न करता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होता है हाइड्रेशन। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन अमोनिया होता है जब एल्किल ग्रुप CH3 होता है। अच्छा, आपके पास में एक अमीन है और ये दोनों अमीन है। अब ये दोनों प्राइमरी अमीन है, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? एरोमेटिक अमीन्स हमेशा सबसे कम बेसिक ही रहते हैं। एरोमेटिक अमीन्स जो रहते हैं वो हमेशा कम बेसिक ही रहेंगे। अब रीजन बताइए, मैंने आंसर बता दिया। सर क्योंकि उनका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग रहता है एसिड। बेस की बेसिसिटी चेक करने के लिए
ये आप कैसे कह सकते हो कि उनका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग रहता है? सर वो लोन पेयर रिंग के ऊपर मतलब फैल सकता है उसका चार्ज, तो वो अवेबिलिटी कम कर देगा। हाँ, ये प्रॉपर रीजन है। किसी एलिफेटिक अमीन के कंपैरिजन में एरोमेटिक अमीन कम बेसिक रहते हैं बिकॉज उनमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू रिंग पे डिस्पर्स हो चुका होता है। इनमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू रिंग पे डिस्पर्स हो चुका होता है, जबकि इनमें तो CH3 से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नाइट्रोजन पर, अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। यहां पर वो रिंग में इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, डिलोकलाइज हो जा रहे हैं और चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है। तो एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। एरोमेटिक अमीन्स जो रहते हैं वो कम बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमीन से। एलिफेटिक अमीन मतलब जहां जहां कोई R ग्रुप लगा होता है उनको एलिफेटिक कहते हैं। तो ये एलिफेटिक अमीन है, इसका जनरल एक्सप्रेशन RNH2 हो जाएगा। ये एरोमेटिक अमीन है तो इसको ARNH2 कहेंगे। AR मतलब कोई एरोमेटिक ग्रुप, R मतलब कोई एलिफेटिक ग्रुप जिसको हम एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो एरोमेटिक अमीन्स जो रहते हैं उनकी बेसिसिटी कम हो जाती है बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग पर डिस्पर्स हो चुका होता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का पार्ट था। नेक्स्ट वन इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस चैप्टर है ये GOC का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स in organic molecules. The methods of electronic displacements in organic molecules. Organic molecules में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेस या डिलोकलाइज होने के तरीके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज हम इसमें जितने भी बॉन्ड देखते हैं वो मैक्सिमम केस में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड ले लो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ले लो, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री है। अब अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनता है और अगर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के एकदम बीच में रहता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरह से 100% कोवेलेंट रहता है और किसी भी एटम पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर ले और इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ जाने लगे तो जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है उस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे एटम पर उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। दिस इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज पार्शियल आयनिक और इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में जब पोलैरिटी आती है तो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सब बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी बिकॉज अब ये दूसरे खासतौर से पोलर सॉल्वेंट से या पोलर रिएजेंट से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। मान लो आपने कोई पोलर रिएजेंट डाला या कोई पोलर सॉल्वेंट लिया तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये इंटरेक्ट ही नहीं करेगा उन रिएजेंट से। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आना उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, वो ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है पोलर रिएजेंट से या पोलर सॉल्वेंट से, बजाय कि एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड में ये पोलैरिटी किस कारण से आती है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्प्लेस होने से। तो ऐसे तरीके जिनसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी मॉलिक्यूल में डिस्प्लेस होता होगा, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी
क्योंकि हम इन चीजों को यूज करके उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है और आपको उस मॉलिक्यूल का रिएक्टिव साइट पता करना है कि इस मॉलिक्यूल में किस पॉइंट पे रिएक्शन होगी, तो हम उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स देखेंगे कि किस जगह पर बॉन्ड ज्यादा पोलर है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस कहां पर है। इसलिए हमें ऐसे चीजें पता होनी चाहिए जो किसी कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर करती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस या डिलोकलाइज करती हैं। द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस या डिलोकलाइज करने के ये 4 तरीके होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चारों चीजें क्या होती हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, सपोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन की एक चेन है और उस चेन में एक ग्रुप लगा हुआ है जिस ग्रुप का एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये ग्रुप जी जो है इसका एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन पोजीशन से न रहकर इसकी तरफ पुल हो जाएगा थोड़ा सा, हेंस इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अच्छा, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो जाएगा। ऑल्दो ये बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हेंस इसको तो नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा पुल करेगा। तो इस ग्रुप के कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, मगर ये कार्बन इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करके इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ये इससे पुल करेगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये इससे पुल करेगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एंड हेंस कार्बन की इस पूरी चेन में बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ दीज टू एटम्स, अकेला ये बॉन्ड पोलर नहीं होगा, इस बॉन्ड के पोलर होने से इस पूरी चेन में एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो द इंडक्शन ऑफ चार्ज इन द कार्बन चेन due to difference of electronegativity, the induction of charge in the carbon chain due to difference of electronegativity between carbon and the functional group is called inductive effect. कार्बन की चेन में एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाना बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और अगर ये ग्रुप हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो कार्बन की चेन में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये इस ग्रुप का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। लेकिन इसी का कंट्रास्ट बात हो सकती है, कार्बन की एक चेन में कोई ग्रुप लगा था, वो ग्रुप का एटम कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल कर लेगा,
और इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो ये कार्बन उससे पुल कर लेगा एंड खुद भी एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, इससे ये पुल कर लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा थोड़ा। तो यहां भी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की चेन पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। हम यहां कहेंगे कि ये ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, हम यहां कहेंगे कि ये ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो उस ग्रुप के कारण कार्बन की पूरी चेन में एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। हालांकि ये चार्ज पूरी चेन में इंड्यूस होता है, लेकिन इसका इफेक्ट पहले या दूसरे कार्बन तक ही रहता है। मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, इस पर उतना ज्यादा नहीं रहेगा, इस पर तो बिल्कुल ही कम रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इसका जो इफेक्ट होता है वो केवल पहले दूसरे कार्बन तक ही रहता है। थियोरेटिकली तो कार्बन की पूरी चेन में चार्ज इंड्यूस होता है, बट प्रैक्टिकली इसका इफेक्ट पहले या दूसरे कार्बन तक ही बस रहता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस ऑपरेटिंग इफेक्ट है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसका इफेक्ट उतना ड्रॉप होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। मतलब हमारे पास में अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे जो जब कार्बन में लगे होंगे तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे जो जब कार्बन की चेन में लगे होंगे तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, द फंक्शनल ग्रुप शोइंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड द फंक्शनल ग्रुप शोइंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप्स नाइट्रो ग्रुप, क्वाटरनरी अमोनियम आयन, नाइट्रो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। कार्बन की चेन में अगर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। देन क्वाटरनरी अमोनियम आयन, देन साइनाइड ग्रुप, देन SO3H ग्रुप, देन फ्लोरीन, देन OH ग्रुप, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन, C6H5 एंड देन हाइड्रोजन। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन की चेन में लगे होते हैं और कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेते हैं, वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देकर कार्बन की चेन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा देते हैं। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप का रहेगा, उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप का रहेगा, देन साइनाइड, देन सल्फोनिक, देन फ्लोरीन, हाइड्रोक्सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिनाइल रिंग एंड हाइड्रोजन। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले ग्रुप एल्किल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। जितना ज्यादा ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप रहेगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है। तो कार्बन के चेन पर जब कोई ग्रुप लगा रहता है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट,
एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस, इससे हम पोलैरिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलैरिटी क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्यों रहता है। या एसिडिक कैरेक्टर और रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन तो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होता है, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होता है, बिकॉज यहां पर हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, जबकि यहां पर CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट भेज रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने में इसको यूज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अभी हमने अमीन्स में देखा, टर्शरी अमीन ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी अमीन से। अगर एल्किल ग्रुप ज्यादा बड़ा हो तो वैसे हाइड्रेशन इफेक्ट से चेंज भी होता है, लेकिन तो इंडक्टिव इफेक्ट इस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है टू कंक्लूड द प्रॉपर्टीज, टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड्स। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है कि पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है कि पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण शिफ्टिंग है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है? सर परमानेंट। हाउ कैन यू से कि ये परमानेंट इफेक्ट है? परमानेंट इन व्हाट सेंस? सर टेम्परेरी होना चाहिए। ये सर टेम्परेरी होगा How क्योंकि can you अपन say मॉल कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है तब जबकि आपको टेम्परेरी और परमानेंट का मीनिंग ही नहीं पता है? इन व्हाट सेंस? सर अगर वो ग्रुप हट जाएगा तो ये जो इंड्यूस हुआ है चार्ज वो भी चला जाएगा। नहीं, पहली बात तो वो ग्रुप हटेगा नहीं। अगर वो ग्रुप हट गया तो मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा, तो आपको मॉलिक्यूल को तो बदलना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है? इन व्हाट सेंस? पहले आप उसका सेंस तो समझ लो कि टेम्परेरी और परमानेंट को हमने किस सेंस में यहाँ यूज कर रहे हैं। टेम्परेरी इफेक्ट मतलब किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा इफेक्ट जो केवल तब ऑपरेट होता हो जब वो मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कर रहा होता हो। मतलब एक मॉलिक्यूल है, उसकी रिएक्शन आप कराने के लिए आपने कोई रिएजेंट डाला, जब रिएक्शन हो रही है तब कोई इफेक्ट काम कर रहा है। मतलब वो एक ऐसा इफेक्ट है जो रिएक्शन के समय दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है, तो हम कहेंगे कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। लेकिन एक ऐसा इफेक्ट जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, वो इफेक्ट हमेशा रहेगा, देन इट इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। तो आप बताइए कि इंडक्टिव इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होगा कि एक परमानेंट इफेक्ट होगा? सर परमानेंट सर इफेक्ट। परमानेंट होगा। जी, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है कि डीलोकेलाइजेशन होता है? डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। इसमें सर इलेक्ट्रॉन क्या बोले? सर डीलोकलाइजेशन। गलत जवाब। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस का मतलब है रहता तो उन दोनों एटम्स के बीच में ही है, बस मीन पोजीशन से थोड़ा सा हट जाता है। डीलोकेलाइजेशन में तो क्या होता था, एक जगह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाता था, पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं तो कम से कम 3-4 एटम पे फैल जाता था।
डिलोकेलाइजेशन बताया था रेजोनेंस में। यहाँ कहाँ हुआ ऐसा? इन दोनों का जो बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन दोनों के बीच में ही तो है, वो इस कार्बन पे कहाँ गया? ये क्लाउड यही तो है, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हट जाना। डिलोकेलाइजेशन का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा एटम्स पे फैलना। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो किसी मॉलिक्यूल में एक इफेक्ट जो ऑपरेट होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और हमने इसके एप्लीकेशन पहले ही देख लिए हैं जब हम रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट इफेक्ट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट बताइए, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट बताया कि नहीं बताया मैंने? नो सर। नहीं बताया? बता चुका हूं। चलो वो छोड़ो, ये बताओ HCl में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? HCl में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। HCl गैसियस कंपाउंड रहता है, मतलब HCl एक कोवैलेंट सब्सटेंस है, लेकिन HCl गैसियस स्टेट में भी अमोनिया से रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब है कि HCl एक आयनिक सब्सटेंस है। मतलब HCl जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। HCl being gaseous compound, it is a covalent substance, but in the gaseous state it reacts with ammonia to give H plus ion to ammonia, means it is a ionic compound। मतलब HCl का ये स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमने HCl का एक और स्ट्रक्चर दे दिया कि HCl में H और Cl का जो सिग्मा बॉन्ड रहता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा Cl पे ही रहता है, और HCl का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। When all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structures are written, and it is considered that the actual structure is a hybrid of all the structures. This concept is called resonance. तो HCl इन दोनों का हाइब्रिड हो जाएगा और HCl में रेजोनेंस हो जाएगा। तो HCl में रेजोनेंस होता है, लेकिन HCl में जो रेजोनेंस होता है और इसके पहले जो हमने रेजोनेंस पढ़ा था उसमें क्या फर्क है? सर पहले जो पढ़ा जी सर हमने नेगेटिव एटम सर पहले जो रेजोनेंस पढ़ा था वो HCl में जो रेजोनेंस होता है और इसके पहले जो हमने रेजोनेंस पढ़ा था उसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले में चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में हो रहा था, इसमें पूरे एक एटम पे हो रहा है। पहले में चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे डिलोकेलाइज होता था, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से लेकर यहां तक डिलोकेलाइज हुआ है। और कोई डिफरेंस? सर पहले हम सिग्मा बॉन्ड का देखते थे, अभी पाई बॉन्ड का हो रहा है। इसी बात को उल्टा बोलती तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी हम देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड डिलोकेलाइज हो रहा है, पहले हम केवल पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकेलाइजेशन देख रहे थे। तो HCl में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन है, जबकि इसके पहले हमने देखा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकेलाइजेशन। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकेलाइजेशन मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है।
मतलब रेजोनेंस के दो टाइप हो गए, सिग्मा रेजोनेंस एंड पाई रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस HCl में मिलेगा जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज रहता है। पाई रेजोनेंस जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज रहता है। इस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज है, तो इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट? द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इसके पहले हमने जितना रेजोनेंस पढ़ा था, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस पढ़ी थी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, वो सारी मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए थी। किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा इजीली कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज हो पाएंगे? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज रहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली डीलोकेलाइज रहेगा? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इजीली डीलोकेलाइज हो सकता है क्योंकि ये वीकर बॉन्ड्स होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इजीली डीलोकेलाइज हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज होना ज्यादा इजी नहीं रहता है, इसलिए सिग्मा रेजोनेंस के एग्जांपल्स कम हैं, पाई रेजोनेंस के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट ही मोस्ट कॉमनली रेजोनेंस कहलाता है। मतलब वैसे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? पाई रेजोनेंस। मगर हम इसको मीजोमेरिक इफेक्ट ना कहकर इसी को रेजोनेंस कह देते हैं। तो सिग्मा रेजोनेंस एंड पाई रेजोनेंस, पाई रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। इसीलिए मैंने कहा था कि मीजोमेरिक इफेक्ट हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। किसी मॉलिक्यूल में अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज रहते हैं तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो तो हमने देख लिया, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन में जब रेजोनेंस होगा मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, एनिलीन में जब मीजोमेरिक इफेक्ट होगा एनिलीन में जब मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है और नाइट्रोबेंजीन में जो मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? एनिलीन में जो मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है और नाइट्रोबेंजीन में जो मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? सर नाइट्रोबेंजीन में क्रॉस वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है उसमें, एनिलीन में। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है सिर्फ।
और एक एनिलीन में तो नेगेटिव चार्जेस पॉसिबल। एनिलीन में बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन पुल हो जा रहे हैं। एनिलीन में मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण इस रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एंड द रिंग इज बिकमिंग मोर इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द रिंग। नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन पुल हो जा रहे हैं टुवर्ड्स दैट ग्रुप और ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है, मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग और अवे फ्रॉम द रिंग का फर्क है। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में कन्वेंशन यूज किया था, अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन से या कार्बन की रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है तो ये ग्रुप का इफेक्ट क्या कहलाता है? अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन या कार्बन की रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है नेगेटिव इंडक्टिव। तो नेगेटिव। उसको सर नेगेटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। वैसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण अगर कोई ग्रुप रिंग या चेन के इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है तब इस ग्रुप का नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दे रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन या कार्बन के रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजने लगता है तो उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता था। चूंकि यहां वो ऐसा मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण कर रहा है तो उसको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। तो ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस के कारण बेंजीन की रिंग की तरफ या कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देते हैं। जो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पुल कर लेते हैं वो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देते हैं। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये इस कार्बन के चेन पर कौन सा वाला इफेक्ट देगा? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देगा कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देगा? नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव मेसोमेरिक। पॉजिटिव इसके देगा पास ये। लोन पेयर है, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देगा क्योंकि ये लोन पेयर जब बॉन्डिंग में पार्ट लेने के लिए इधर आएगा, यहाँ ऑर्बिटल खाली होना चाहिए तो कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देने वाला ग्रुप बन रहा है। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देने वाले ग्रुप होते हैं NH2 OH OR NHCO CH3 या हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बेंजीन पर जब ये ग्रुप लगे होते हैं तो वो बेंजीन की रिंग की तरफ या कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देने वाले ग्रुप्स में कॉमन बात क्या रहेगी? They'll have lone pair. दे विल हैव लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर, सो दैट ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको दे सके। एंड नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसे सारे ग्रुप जिनमें अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर नहीं रहता है, प्लस वो अपने से किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड बनाता है। कार्बन की चेन पर या बेंजीन की रिंग पर
कार्बन की चेन पर या बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप लगा है जिसके एटम पर लोन पेयर नहीं है, प्लस उससे एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे पाई बॉन्डेड है, तब ये माइनस एम इफेक्ट देगा। एक तो उस अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो अपने से किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्डेड रहना चाहिए, ताकि ये पाई बॉन्ड जब इधर टूटे तो इसके पास ऑर्बिटल खाली हो और ये इधर से इलेक्ट्रॉन ले ले। ये पाई बॉन्ड जब इधर ब्रेक होगा तो इधर तोड़ लेगा। जैसे बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा रहेगा तो ये कौन सा इफेक्ट देगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट? बेंजीन पर अगर CH3 ग्रुप लगा रहेगा तो ये कौन सा इफेक्ट देगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट? पॉजिटिव तो दे नहीं पाएगा बिकॉज लोन पेयर नहीं है किसी एटम के पास, इस एटम के पास। दूसरा नेगेटिव भी नहीं दे पाएगा बिकॉज इधर कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। तो बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा रहेगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस, ये टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है? मेसोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होना चाहिए कि परमानेंट इफेक्ट होना चाहिए? टेम्परेरी। परमानेंट। ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि ये मॉलिक्यूल में तब भी ऑपरेट रहता है जब मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ये पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता था। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट होता है कि डीलोकलाइजेशन होता है? Delocalization. तो अगर आपको कंपेयर करने आता है इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को, तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट है, बट इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डीलोकलाइजेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में से ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है? मान लीजिए एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ और आती है और मेसोमेरिक इफेक्ट से कुछ और आती है, तो फिर आप कौन सी वाली प्रॉपर्टी कंक्लूड करेंगे? सर मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट से, एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर केसेस मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन है इस बात के, वो हम बाद में देखेंगे कि कहां कहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट कम डोमिनेट रहता है और इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। पर वैसे जनरल बात यह है कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सपोज आपके पास में एक एल्कीन है, आपके पास में एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन है। मैंने इस पर क्या किया, HCl डाल दिया, ये HCl से रिएक्शन करके बना लेता है CH3 CH2 Cl। हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कैसे हुई? उस एल्कीन का एक पाई बॉन्ड टूटा,
एक कार्बन पर H लग गया, एक कार्बन पर Cl लग गया। मगर ये हुआ कैसे होगा? HCl एक आयनिक कंपाउंड है जो H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक होता है। एल्कीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों, और प्लेन के ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। एल्कीन के प्लेन के ऊपर और नीचे एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होने से ये एल्कीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होकर आएगा? H प्लस आयन या Cl माइनस आयन? H प्लस। आयन। तो पहले H प्लस आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा। अच्छा, एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। मतलब बनाया तो ऐसा है, मगर आपको पता है कि ये कंडीशन ऐसी है, लाइक दिस। पाई बॉन्ड दो p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और जब H प्लस आयन आसपास नहीं है तो इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिमेट्रिकल रहेगा दोनों पर। लेकिन मान लीजिए इस डायरेक्शन से H प्लस आयन आ गया, तो इस डायरेक्शन से तो नहीं आ रहा है। यदि आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण H प्लस आयन अट्रैक्ट होकर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों कार्बन पे सिमेट्रिकली रहेगा, या H प्लस आयन से दूर भागेगा, या H प्लस आयन की तरफ खुद भी शिफ्ट होगा। सर H प्लस आयन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तरफ शिफ्ट हो ये H प्लस आयन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसको कि मैं इस तरह से बता लेता हूं। मतलब जब H प्लस आयन इसकी तरफ आएगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिटल के पास आने लगेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आने लगेगा। और जब H प्लस आयन इससे आके पूरी तरह टकरा जाएगा और जुड़ जाएगा, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन के पास आ जाएगा, इसके पास खत्म हो जाएगा। एंड आई कैन से इस कार्बन के पास ये H प्लस आयन आके लग गया, दो ये H तो पहले के लगे थे, ये H प्लस आयन आके लग गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, बाद में फिर Cl माइनस आयन आके यहां लग जाएगा, और हेंस इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर Cl आकर लग गया। और हेंस हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो पहली बात तो ये रिएक्शन है, और ये क्या है? ये रिएक्शन है, मगर ये क्या है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि वो रिएक्शन हुई कैसे। तो बाय लॉजिकल थिंकिंग हम एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं कि वो रिएक्शन कैसे हुई होगी। अच्छा, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अगर हम देखें कि इस एल्कीन में वो जो पाई बॉन्ड था वो बना हुआ था जब तक H प्लस आयन नहीं आया। जब H प्लस आयन आया तो वो बॉन्ड टूट गया। मतलब इस बॉन्ड का टूटना रिएजेंट पे डिपेंड करता था। ये बॉन्ड अगर रिएजेंट रहेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, अगर रिएजेंट नहीं होता तो ये बॉन्ड नहीं टूटता। मतलब ये इफेक्ट है इस पाई बॉन्ड का टूटना, इसको हम एक इफेक्ट कहेंगे, इस पाई बॉन्ड के टूटने को एक इफेक्ट कहेंगे। तो ये जो इफेक्ट है ये टेम्परेरी इफेक्ट है कि परमानेंट इफेक्ट है? टेम्पररी। ये परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये तब हो रहा है जब रिएजेंट है, जब रिएजेंट नहीं है तो नहीं हो रहा है। सो द ब्रेकिंग ऑफ अ पाई बॉन्ड on the demand of attacking reagent the breaking of a pi bond on the demand of attacking reagent is called electromeric effect. The breaking of a pi bond on the demand of attacking reagent is called electromeric effect. किसी मॉलिक्यूल में अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर एक पाई बॉन्ड का टूटना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है।
इट इज अ परमानेंट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो now we can explain how this HCl is added up on the alkene molecule. तो हमको यहां पर जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। तो सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेस हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकेलाइज रहना मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। एक पाई बॉन्ड का कंप्लीटली ब्रेक हो जाना एट द टाइम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। एंड नाउ वी कैन एक्सप्लेन कि इथिलीन मॉलिक्यूल पर जब HCl ऐड होगा, अच्छा इथिलीन मॉलिक्यूल पर HCl ऐड होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेंगे? इथिलीन मॉलिक्यूल पर HCl ऐड होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेंगे? दूसरा कौन सा बनेगा? सर जिसमें Cl पहले वाले पे और H दूसरे वाले पे। इथिलीन मॉलिक्यूल पर जब HCl ऐड होगा तो H यहां लगे और Cl यहां लगे, एक प्रोडक्ट तो ये हो सकता था, मतलब ये, और एक ये हो सकता था कि H यहां लगे और Cl यहां लगे। तो इथिलीन मॉलिक्यूल पर जब HCl ऐड होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेंगे? सर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अरे दोनों एक ही तो हैं, आइडेंटिकल तो हैं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि H इधर लगे कि इधर लगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल क्लोराइड। बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अगर प्रोपीन मॉलिक्यूल पर HCl ऐड होता तो यहां दो प्रोडक्ट बनते, Cl यहां लगता, H इस कार्बन पे लगता, या H इस कार्बन पे लगता और Cl इस कार्बन पे लगता, क्योंकि अब ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। अगर आप ये कहते हैं कि यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे तो ये तो इक्विवेलेंट बात हो गई कि इसी मॉलिक्यूल को आपने पलट के लिख दिया है, एक ही तो है दोनों, ये दो अलग थोड़ी ना है। मगर आप इसको पलट के लिखोगे ये थोड़ी दिखाएगा। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, पोजीशन ही अलग है क्लोरीन की। इसको क्या बोलेंगे? 1 क्लोरोइथेन। इसको क्या कहेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 क्लोरोइथेन। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, 1 क्लोरोइथेन। तो अगर किसी सिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन होता है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, चूंकि यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फिर इन दोनों प्रोडक्ट को बराबर क्वांटिटी में बनना चाहिए कि इनको अनइक्वल क्वांटिटी में बनना चाहिए? सर अनइक्वल। ये दोनों अनइक्वल क्वांटिटी में बनेंगे। तो फिर जब अनइक्वल बनेंगे तो कोई एक ज्यादा बनेगा और एक कम बनेगा। जो ज्यादा बनेगा वी विल कॉल इट मेजर प्रोडक्ट, जो कम बनेगा वी विल कॉल इट माइनर प्रोडक्ट। तो पहली बात तो ये है कि इस एल्कीन पर HCl का जब एडिशन होगा तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे या अनइक्वल क्वांटिटी में बनेंगे, और अगर अनइक्वल बनेंगे तो फिर मेजर कौन बनेगा?
हमें ये पता करना है कि इस रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों इक्वल बनेंगे कि अनइक्वल बनेंगे, और अगर अनइक्वल बनेंगे तो फिर मेजर कौन सा बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स जो रहते हैं वो उसके मैकेनिज्म में मिलते हैं, इसलिए हमें एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले सोचना चाहिए। सपोज ये बॉन्ड इधर टूटता है तो H प्लस आयन कौन से कार्बन पर जाएगा, कॉर्नर वाले पर कि मिडिल वाले पर? मिडल वाले पर। कॉर्नर वाले पे। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोच लिया जाना चाहिए ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी सिंपल थ्योरी है, वही आप सोच नहीं रहे हो सिंपल थी। अगर ये बॉन्ड इधर टूटता है तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, खाली ऑर्बिटल रहेगा कि भरा हुआ ऑर्बिटल रहेगा? भरा हुआ। तो इसके पास H प्लस आयन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा ना, H प्लस आयन इसके पास जाएगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड इस तरफ टूटता है तो H प्लस आयन कौन से वाले कार्बन के पास जाएगा? बीच वाले। बीच वाले के पास जाएगा। तो H प्लस आयन बीच वाले कार्बन के पास जाएगा, और फिर क्लोराइड आयन जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है वो कॉर्नर वाले कार्बन से बॉन्डिंग करके प्रोडक्ट नंबर 2 बनाएगा यहाँ का, ये वाला। लेकिन ये H प्लस आयन चूंकि यहाँ गया है पहले वाले मैकेनिज्म में, तो पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पर अपीयर होगा, फिर क्लोराइड आयन उस बीच वाले कार्बन पर जाएगा। तो इस रिएक्शन में दो रास्ते हमें मिल रहे हैं रिएक्शन होने के, एक ये रास्ता जिससे ये प्रोडक्ट बनता है, एक ये रास्ता जिससे ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये प्रोडक्ट बनना है कि ये बनना है, फाइनली किस बात पे डिपेंड करता है? सर H प्लस आयन कहाँ अटैक कर रहा है? बल्कि उसके भी पहले की बात बोलो वो तो बॉन्ड कहाँ टूट बॉन्ड रही किस है? साइड टूट कि ये पाई बॉन्ड किस साइड पे ब्रेक हो रहा है, मतलब इस पाई बॉन्ड में, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की डायरेक्शन क्या है? सर मगर बॉन्ड के साइड ब्रेक हो रहा है वो तो अटैक के डायरेक्शन से ही पता चलेगा ना, आपने जैसे ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था। वहां में आपको समझाने के लिए बोला था कि H प्लस आयन आ रहा है, चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए कि अल्टीमेटली इन दोनों प्रोडक्ट का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन पे ब्रेक होता है। अच्छा, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस दोनों तरफ इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? सर अनइक्वल होने चाहिए। क्यों? सर क्योंकि CH3 इंडक्टिव इफेक्ट सर हम देख CH3 सकते हैं। अपना प्लस आई इफेक्ट देगा, और अगर CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट देता है तो बताइए पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के ज्यादा चांस किधर है, पहले वाले कि दूसरे वाले तरफ? पहले वाले। पहले वाला, क्योंकि CH3 इधर से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो इस पाई बॉन्ड में पुश हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इस पाई बॉन्ड की ज्यादा टेंडेंसी इधर शिफ्ट होने की रहेगी बजाय कि उधर, क्योंकि CH3 तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे गवर्न होगी? परमानेंट इफेक्ट से, जो पहले से प्रेजेंट है। मतलब हम यहां पर एक नोट डाल लेते हैं, क्या? द डायरेक्शन of electromagnetic shift is governed by the inductive effect of group already present. The direction of electromagnetic shift is governed by the inductive effect of the group already present. तो बताइए प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में से ज्यादा कौन सा मिलेगा? प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 ज्यादा मिलेगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट।
क्योंकि ये ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट देगा तो इस बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन आने से, इसके इलेक्ट्रॉन पुश होने से इस बॉन्ड के इधर टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, लेकिन वो पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में तोड़ना है वो डिपेंड करता है कि पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है उसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको उनको यूज करते आना चाहिए, कि हम उन इफेक्ट्स को यूज करके आउटकम निकाल सकें, एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी का।